वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए जो है उस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, ना कि देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए देश में राष्ट्रीयकरण सभी संसाधनों का, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हॉस्पिटल्स हो, हमारे मेडिकल फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी हो, एयरलाइंस हो, बस सर्विस हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी आप साधन की बात कर लीजिए, अगर ये प्राइवेट रहेंगे या किसी प्राइवेट एक इंसान एक वर्ग के हाथों में रहेंगे तो इस देश का विकास नहीं होगा और समाजवाद तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इन चीजों को अगर सपोर्ट करते रहेंगे, हम इन चीजों को बढ़ावा देते रहेंगे तो इस देश के नागरिकों का वेलफेयर नहीं हो सकता। और जिस देश के अगर नागरिक या लोग, जिससे देश मिलकर बनता है, ऐसे देश हम प्रगतिशील देश नहीं बना सकते। वो लोग जिस देश के लोगों की अपनी जो सरकारी एजुकेशन नहीं होगी, सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं होंगे, रोजगार नहीं होंगे, वो देश गर्त में ही जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे साधन संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हो और उसी से राज्य समाजवाद जो शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में हमने शामिल किया है, तभी वो पूरा होगा और हमारे संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो हमारे संचालन महोदय उनको आगे जो हमारे वक्ता हैं उन्हें बुलाने के लिए आमंत्रित करेंगे। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। रैली भी निकाली आप लोगों ने और संविधान यात्रा कह सकते हैं उसको, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? मैसेज तो सर हमारे जो पथ संचलन है उसमें क्लियर है। मैसेज है संविधान को लेकर के चेतना समाज में जागृत करना कि जो संविधान इतनी मेहनत से बना उस पर आज हमला है, उसको ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करने का मामला है। जैसे कि ये जो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी है, 2018 में इन्होंने संविधान को जलाया पार्लियामेंट के सामने, तो जो विरोध होना चाहिए था पूरे देश में वो विरोध नहीं हुआ। तो हमें लगा, वामसेफ को लगा, मूल्यवान संघ को लगा, जितनी भी ऑस्ट्रेट बैंक उनको लगा कि भाई इस पर समाज में बड़े लेवल पर चर्चा करने की जरूरत है। तो इसी को लेकर के हमने कैंपेन चलाया, BS4 भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मान संवर्धन, और उसका इतना असर हुआ, हमने पूरे देश में इसको चलाया। ये प्रोग्राम जो आप ये देख रहे हैं सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा है, ये प्रोग्राम अलग अलग राज्यों में चल रहा है, अलग जिलों में चल रहा है। तो बड़े लेवल पर समाज को इकट्ठा करना, उनको आंदोलित करना, ये हमारा कार्य है। और आंदोलित करना है सब जो व्यवस्था है हमारी संविधान के आधार पर, हमारे पुरखों की, बाबा साहब हो, फुले साहब हो, गुरु नानक हो, गुरु रविदास हो, और मोहम्मद साहब हो, माता फातिमा शेख हो, सावित्रीबाई फुले हो, साहू जी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, उनका जो तरीका था कि भाई देश कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए और समाज कैसा होना चाहिए, उसमें एकता होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें भाईचारा होना चाहिए, उसमें वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। इस तरीके से उसी के आधार पर हमारा संविधान बना। उस संविधान को फिर पुनः हम लोग समाज में जो चेतना उसको बड़े लेवल पर कर रहे हैं, उसी को लेकर के हमने आज यहाँ पर पथ संचलन निकाला था। संविधान जो 26 नवंबर को संविधान दिवस है, उसको लेकर के हमने यहाँ पर एक पथ संचलन निकाला था। पथ संचलन के साथ हमने यहाँ पर एक गणसभा में इसको खत्म करा और समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि इस समय जो विपरीत स्थिति है, हमें और जागरूक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। मूल निवासी जो हमारी जो विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट है, मूल निवासी मतलब SC, ST, OBC और इनसे जितने भी धर्म परिवर्तित लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी है। नाम चमार है, नाम कुम्हार है, नाम यादव है, ना खटीक है, नाम भंगी है, ना हम कुछ और हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी है। जहाँ पर ये जातियाँ खत्म, जातियों की व्यवस्था खत्म, वहाँ पर मूल निवासी स्थापित होता है, उसी को स्थापित करना चाहते हैं। ये हमने संविधान के चेतना रैली के माध्यम से, हमारे बैनर भी थे, ये हमने आज करा। मैडम, एक दौर था जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जी पहले तो एक तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया तो दलितों को बैंक में, दूसरे विभागों में नौकरियां मिली। एक बहुत लंबा समय हो रहा और आज की तारीख में सभी निजीकरण कर दिया गया है। लेकिन आप लोग राष्ट्रीयकरण से राज्य समाजवाद की ओर लेकर जा रहे हैं, क्या इसका मामला अगर साधारण शब्दों में जनता को बताना चाहे तो? सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रीयकरण का जो काम है वो संविधान में दिया गया, इस कांग्रेस ने नहीं किया। जब संविधान हमारा बना तो कांग्रेस ने तो संविधान को खत्म करने के लिए समीक्षा कमेटी बनाई, संविधान लागू होते ही।
अगर वो राष्ट्रीयकरण लाते तो वो निजीकरण ना लाते, वो एलपीजी ना लाते 1990 में। अगर वो उनका मकसद होता कि देश में सारे जो उद्योग धंधे हैं, जो सारे संस्थान हैं, राष्ट्रीयकरण के माध्यम से चले, तो वो निजीकरण ना लेकर आते। राष्ट्रीयकरण आया संविधान से, कांग्रेस लेके आई निजीकरण। तो हम लोगों को यही बताना चाहते हैं, जो राष्ट्रीयकरण की जो भावना है, जो एकीकरण की भावना है, ये समाज में जो एकता, समरूपता, समता की भावना जो संविधान ने दी है, वो संविधान के 75 साल लागू होने के बाद भी आज देश में स्थापित क्यों नहीं है? ग्राउंड लेवल पर इतना भेदभाव क्यों है, जातिवाद क्यों है, या किसी भी तरह का जो भेदभाव चल रहा है, वो ऐसा क्यों है? देश को जो दुनिया चांद पे जा रही है, रोबोटिक, इंजीनियर, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा देश आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जो आज़ादी से पहले थी। जिस तरह की घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को जो है दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम सारे अधिकार जब संविधान में निहित है, तो आप लोग 78 साल बाद भी परेशान क्यों? वो इसीलिए परेशान है कि जिस तरह बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो बुरा ही साबित होगा। कारण पता है ना आपको? बिल्कुल। तो निवारण का 85% जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, जब तक वो नहीं जानेगा अपना इतिहास, नहीं जानेगा अपने महापुरुषों की क्या उद्देश्य, उन्होंने कहा संविधान में हमें क्या हक अधिकार मिले, या संविधान का उद्देश्य क्या है, इस देश में समता स्थापित करना, इस देश के में भाईचारा स्थापित करना। SC/ST समाज जब तक जातियों में बटा रहेगा, 6743 जातियां और उनसे भी उप जातियों में अगर बटा रहेगा, तो इस संविधान में जो उद्देश्य दिया गया है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो मूल्यवासी संघ और जो हमारी मदर विंग है, वाम सेफ और शूट विंग, यही काम करते हैं, जो समाज को, जो बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम मूल्यवासी कहते हैं। जो मूल्यवासी इस देश के जो वारिस है, जो इस देश के मालिक हैं, वो उस देश के शासन जब तक उनका नहीं आएगा, जब तक उनकी व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक वो इस देश को बांटने का जो दुश्मन व्यवस्था है वो काम करती रहेगी। मैडम, बिखरे हुए समाज को इकट्ठा तो बागेश्वर धाम वाले मामी कर रहे हो, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पर फिर भी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वो हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे जातिवाद की बात की जाती है तो वो तो कहते हैं जातिवाद तो एक अभिन्न है हिंदू धर्म का। तो वो समाज किस तरह से एक हो सकता है? जब एक ऊपर पायदान पे बैठा हुआ इंसान कहता है कि तुम ये सारे मेरी सेवा करने के लिए बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो धर्म एक बोला गया है। वो धर्म की आड़ में वोट बटोरने का या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम कर सकते हैं, लेकिन समाज को क्या वो सबको समान अधिकार देने की बात कर सकते हैं? अभी उन्होंने एक बार कहा था कि जो है हम लोगों को सभी जो मिलजुल के रहना चाहिए, शादी करनी चाहिए, लेकिन जब उनसे मीडिया ने कहा तब उन्होंने कहा नहीं, जो धर्म में इस तरह से नहीं हो सकता, जिसका जो काम है वो वही रहेगा, और जो शूद्र है वो शूद्र के स्थान पर ही रहेगा, उसका काम है सबकी सेवा करना। आपको हिंदू बोल रहे, शूद्र का बोल रहे हैं? हमें नहीं चाहिए हिंदू, हमें हमारे महापुरुषों ने हिंदू नहीं कहा, उन्होंने हमें इस देश के मालिक कहा है, इस देश के हुक्मरान बनने के लिए कहा है, हमें वही चाहिए। हमें नहीं बनना है हिंदू, हम बुद्धिस्ट हैं, और इस देश को जो समता वाली जो विचारधारा है वो देना चाहते हैं। बाबा साहब ने संदेश दिया कि वो इस देश को हमें बौद्ध में बनाना है, लेकिन क्या हमारे लोग बुद्ध की तरफ गए या बुद्ध की विचारधारा पर गए? समानता जो रूपी जो विचारधारा जो बुद्ध ने हमें दी, क्या हमने उन्हें अपनाया? और जब तक जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम समानता की बात ही नहीं कर पाएंगे। और हिंदू धर्म बांटने का काम करता है, समानता की बात नहीं करता। हाँ मैडम, वो तो कह रहे हैं कि पूरा भारत, अखंड भारत बनेगा। तो जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं? कहा जब यादव समाज से आने वाले लोग कथा करते हैं तब उनको क्यों मारा जाता है, क्यों उन पर पेशाब किया जाता है? ब्राह्मण समझते अपने आप को यादव समाज के लोग। यादव तो उन्होंने फिर बहिष्कार किया ना, ये समझते नहीं है, ये भटका हुआ समाज है। जब तक उन्हें नहीं पता था कि हमारी जो हमारा अस्तित्व क्या है, या हमारा इतिहास क्या रहा है, वही इस तरह से काम करते हैं। फिर उन्होंने जब ब्राह्मणों का विरोध क्यों किया, या ब्राह्मणों को अपने घर बुलाने का, भोज कराने के लिए उन्होंने त्याग दिया, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समाज में स्थिति क्या है। मैडम, जैसे आप महिला हैं और हम देखते हैं कि आज हमारे महिला वर्ग जो है आडम्बर शासन को हो रही है, तो आप उसके लिए क्या कार्य करें? क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अभाव जो हमारी महिलाओं में जो अशिक्षित हैं, जो आज भी बाबा साहब के या हमारे महापुरुषों के संघर्ष को नहीं जानती, उसके लिए आप महिला होकर किस तरह से आप कार्य करें, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? महिलाओं को सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म ने जो पकड़ा हुआ है, या जो हमारे समाज में जो आगे बढ़ने से रोका हुआ है, वो है पाखंड और अंधविश्वास। और ये एक शिक्षा की वजह से हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जब औरत पढ़ लिख लेती है और जब एक स्थान पर बैठती है, या टीचर बनती है, इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है, तो वो पाखंड की तरफ ज्यादा जाती है। लेकिन जिन लोगों को इस चीज से फायदा होता है वो तो जाएंगे,
लेकिन हमारे लोगों को ये देखना चाहिए कि महिलाओं का स्थान क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जब महिला को शूद्र बोला गया है, तो मुझे लगता है वो सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति से आती हैं, किसी भी वर्ग से आती हैं, अगर उस धर्म को ढो रही हैं जिसमें उन्हें शूद्र कहा गया है, उन्हें मारने की बात की गई है, उनका कोई स्थान नहीं है और तब भी वो उसको ढोती है, तो उनसे मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन हमें समाज में ये बताने की जरूरत है कि असलियत क्या है। जिन धर्म ग्रंथों को वो ढो रही हैं या जिन परंपराओं को वो ढो रही हैं, क्या उन्हें इस तरह से करने के लिए कहा गया है? उनको नीचे स्थान दिया गया है, उन्हें पुरुषों को ऊपर और उनको असमानतावादी विचारधारा को जो है ढोने के लिए कहा गया है। तो हमें समाज में जाकर लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह से जो है शूद्र बताया गया है, किस तरह से आपका जो स्थान है वो शूद्र ही रहेगा, आप मर भी जाए। आप जो है ब्राह्मण के बराबर आप ज्ञान नहीं दे सकते, आप पढ़ाने का अधिकार नहीं है, आपको लड़ने का अधिकार नहीं है। वो तो संविधान आपको ये सब अधिकार दे रहा है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तब जाकर आप व्रत रख रही हैं, तो आपसे मूर्ख है। इस तरह की जागरूकता हमें समाज में लानी पड़ेगी महिलाओं को लेकर के। वैष्णो देवी जा रहे हैं आपकी समाज की सारी महिलाएं, यही तो बात है ना, उन्हें जो संविधान तो उन्हें अधिकार दे रहा है, उन अधिकारों को पढ़ के वो शिक्षा ले रही है, नौकरी कर रही है, सैलरी ले रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद पाखंडवादी काम कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब जो है भगवान की देन है या हिंदू धर्म की देन है। ये हमें बताने आपके समाज के युवा बाबा साहब ने जो ये हमें जो लगाई, बाबा साहब ने बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने ये ड्यूटी लगाई है बुद्धिजीवी वर्ग की, जिनको समझ है। ये हमारी ड्यूटी बनती है उन लोगों को बताना जिनको कुछ नहीं पता है, उन लोगों को जगाना जो भटके हुए हैं, जो उन्हें असलियत ही नहीं पता। ये हम बुद्धिजीवी समाज से जो आते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को बताना। मैडम एक सवाल है कि 85 बनाम 15 की जो बात आप कर रही है, आपको लगता नहीं है कि जो 85% के लोग ये भटके हुए हैं, जो 15% है वो अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि झूठ जो है बहुत आसानी से फैला जाता है और सच को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और जब हमारा समाज, जो हम अगर पिछली जनरेशन देखें, जो हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, नानी पढ़ी लिखी नहीं थी, या परदादी की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही उन्होंने कुछ नहीं देखा। अब हमारे समाज में 1-2 पीढ़ी हुई है जब लोग पढ़ने लगे हैं, और आज हमारे जैसी जो महिला है सामने आकर बात कर रही है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कौन सी महिला बात नहीं कर रही है। जब उन लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ है 4-5 पीढ़ियों से, तो उनकी महिलाएं तो उस तरह की बात करेंगी। आप आने दीजिए, जो हमारी महिला पढ़ लिख कर आगे आएंगी, अगर वो पाखंडवाद की तोड़ नहीं कर रही हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, टेलीविजन पे देखिए, वो डिबेट कर रही हैं और पाखंडवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसीलिए दुश्मन के पेट में दर्द भी हो रहा है कि इसीलिए वो, अगर ऐसा नहीं होता वो शिक्षा क्यों खत्म करते, रोजगार क्यों खत्म करते। और अगर हिंदू धर्म इतना बड़ा पहले से सब मान रहे हैं, तो हर दिन या हर महीने नए नए भगवान, नए नए बाबा का अवतार क्यों हो रहा है? अगर बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश है तो इस तरह की करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब मंजिल जो बनी हुई है ना, इमारत, वो तो बहुत अच्छी बनी हुई है, नींव जो है वो खोखली है। इसीलिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए हर दिन नए नए बाबाओं और नए नए पाखंडों का जरूरत पड़ती रहती है। सर सुरेंद्र जी, एक सवाल है कि जैसे अभी हम बात चर्चा कर रहे हैं कि जब तक शासक नहीं, राजनीति में मजबूत हो, जिससे शासक बनेंगे जब तो हमारी आवाज़ आगे जाके बुलंद होगी। क्योंकि मनुवादी सरकारें आपकी चाहे कितनी कैडर कर लीजिए, आपकी नहीं सुनेंगी। इसके लिए आपकी क्या मजबूत तैयारी है? रेजिन वाली से आप बताइए, आप सर देखिए, हम 85% हैं, हम 85% हैं, और कुशवाहा साहब ने कहा कि हम लोग 90% हैं। हम 90% तो हैं साहब, लेकिन क्या 90% लोगों में हमारा विचार है, हमारे विचारधारा स्थापित है? समस्या ये है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं वो एक विचार के तहत बनती हैं। विचार के तहत कैसे? जैसे इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर सरकारें बनाई, हिंदू के नाम पर बनाई है ना, इसका मतलब है कि वो 50-15% तो है वो, लेकिन उनका विचार जो है वो बहुमत में है। वो लोग अल्पमत में है, लेकिन उनका विचार बहुमत में है, इस वजह से उनकी सरकारें बन रही है। हमें क्या करना चाहिए? हम लोग 85% है, लेकिन हमारा जो विचार है वो अल्पमत में है, तो हमें अपने विचार को बहुमत में करने के लिए ये सब काम लगाने पड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग BS4 के माध्यम से संविधान चेतना रैली निकाल रहे हैं, प्रोग्राम लगा रहे हैं, नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, हम लोग क्लस्टर कन्वेंशन करते हैं। तो ये क्या है? हम एक्चुअली दिमाग में काम करना चाहते हैं क्या, ताकि 85% होने के साथ साथ हमारी जो विचारधारा है वो बहुमत में स्थापित हो जाए। जिस दिन हमारी विचारधारा 85% तो छोड़िए, जिस दिन हमारी विचारधारा
30-35% लोगों तक स्थापित हो गई, इस देश में सरकारें हमारी होंगी, इस देश में संस्थान हमारे होंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। जाति के आधार पर ये हमारे ही लोग राजनीति कर रहे हैं, गमछा डाल के कर रहे हैं, मूछें हट करके कर रहे हैं। हमारी पार्टियां जो बनी, जो भामसेफ ने बनाई, जिनको स्थापित करने का काम भामसेफ ने करा, उन्होंने विचारधारा छोड़ दी। आज वो पार्टियां एक ही व्यक्ति की हो गई हैं, एक ही परिवार की हो गई हैं जो समाज की थी। तो जब तक हम अपनी पार्टियों में, अपने संगठनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं लाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। ये एक तरीका है समाज में अपने बहुमत को स्थापित करने का। लोग किसी से टूटते क्यों हैं? वो तभी टूटते जब उन्हें लगता है यही आदमी सब कुछ, मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, मैं घिसे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे संगठन में क्या है? हमारे संगठन में कोई भी व्यक्ति 2 साल से ज्यादा कुछ होता ही नहीं। राष्ट्रीय लेवल का जो भामसेफ संगठन है हमारा, उसका जो अध्यक्ष होता है वो 2 साल तक होते हैं, 2 साल के बाद वो बनते ही नहीं। तो जब तक हम अपने संगठनों में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था लाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ एक पद्धति के अनुसार, एक पैटर्न के अनुसार समाज में अपने महापुरुषों का, बहुजन का विचार स्थापित करें। जब तक विचार स्थापित नहीं होगा तब तक हमारी सत्ताएं कभी नहीं बनेंगी। जिनवाल जी, जो सर ने बताया कि मतलब कि अभी आप ही लोग इकट्ठे नहीं है, तो आपके पास ऐसा क्या तंत्र मंत्र है जो कि आप लोग एक बैनर तले दिखाई दे? हमारे पास सबसे बड़ा जो संकल्पना है वो संकल्पना है, हमारे पास जो संकल्पना है वो है मूल निवासी पहचान। अभी हमारा समाज, जैसा कि बाबा साहब ने बताया है, कि 6743 जातियों में बटा हुआ है। तो जब तक वो समाज जुड़ेगा नहीं तब तक आप कोई क्रांति, कोई आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें उसको जोड़ने के लिए पहले हमने बहुजन शब्द के तहत तो काशीराम साहब, दीना माना, खापड़े साहब ने मिलकर भामसेफ को आगे बढ़ाया। उस समय बहुजन संकल्पना के तहत समाज को जोड़ा गया। लेकिन हमारा जो एनिमी है उसने बड़ी चालाकी से बहुजन कॉन्सेप्ट को डेड कर दिया। उसने कहा कि भाई हिंदू बहुजन है। इसको तोड़ने के लिए डिप्लोमेसी के तहत जो है मूल निवासी संकल्पना को लाया गया, ताकि जो 15 और 85 का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था महापुरुषों के द्वारा, उसके तहत किस तरह से एनिमी और जो हमारा फ्रेंड है, मतलब हमारे समाज में हमारा मित्र कौन है और हमारे समाज में हमारा दोस्त कौन है, इस बात की पहचान हो सके। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्त और दुश्मन की पहचान करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो दुश्मन है वो भी हमारा जैसा दिखाई देता है और जो दोस्त है वो भी हमारी तरह दिखाई देता है। कालों को ये पता था कि गोरे उनके दुश्मन है, लेकिन भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण उनका दुश्मन है या दोस्त है। तो इसकी पहचान कराने के लिए जो है ये मूल निवासी संकल्पना के तहत जो है हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा, साथ के साथ जो हमारा एनिमी संविधान को लेकर जो उसको ख़त्म करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए जो मंसूबे बनाए हुए हैं, उसको भी बेनकाब करने के लिए हम ऐसी पथ संचलन यात्रा BS4 अभियान के द्वारा जो है अभियान हमने चलाया हुआ, और BS4 अभियान पिछले कई सालों से काम कर रहा है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो RSS पूर्ण बहुमत से सत्ता में आना चाहती थी और संविधान को बदलना चाहती थी, वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे इस एजेंडे ने काम किया और आज उसको वो सीट नहीं पकड़ पाई। इसलिए वो दोबारा अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए जो है फिर दोबारा से चाल करें, लेकिन हम उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा अपना ऑब्जेक्ट।